गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन की। जो रेगुलेशन में एंजाइम होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये आपका सेकंड टॉपिक का चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसमें बोलना है एंजाइम रेगुलेशन मैक्रो 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 चैप्टर है। इसमें लोग बात करेंगे रेगुलेशन एंजाइम एक्टिविटी की। पर्पस ऑफ रेगुलेशन, पर्पस क्या है? रेगुलेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी इज नीडेड टू मेंटेन हीमोस्टेटिस। रेगुलेशन एंड एंजाइम की एक्टिविटी नेसेसरी है किसके लिए? मेंटेन करने के लिए हीमोस्टेटिस को। मतलब कि जो भी लगातार जो आपके हीमोस्टेटिस मतलब होता है कि तो पर्पस क्या है? हीमोस्टेटिस मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट जो होती है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए होता है, हीमोस्टेटिस बोलते हैं, है ना। तो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज नीडेड टू मेंटेन हीमोस्टेटिस। तो क्या है कि अगर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम की बात होगी तो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए आप कुछ किया जाता है। रेगुलेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी इज नीडेड टू मेंटेन हीमोस्टेटिस। रेगुलेशन एंड एंजाइम को है उसके रेगुलेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी, जो रेगुलेशन एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, मेंटेन हीमोलाइसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पर्पस रेगुलेशन एंजाइम एक्टिविटी का यूज करते हैं। डिसरेगुलेशन क्या है? टारगेट होता है क्या? पैथोजेनिक एजेंट को और जेनेटिक म्यूटेशन को, जो कि कॉज करते हैं क्या? डिसीज़ को लीड करते हैं उसकी वजह से। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो कैंसर है, डायबिटीज़ है, और उसके बाद सिस्टेमिक फाइब्रोसिस है, अल्जाइमर डिसीज़ है, कैरेक्टराइज बाय रेगुलेटरी डिस्फंक्शन की बात हम लोग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आएगा अगर रेट ऑफ लिमिटिंग एंजाइम की। रेट ऑफ लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है? द फ्लक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म थ्रू मेटाबॉलिज्म पाथवे इन्वॉल्व कैटलिस्ट बाय द नंबर एंजाइम। एक फ्लक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, द फ्लक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व कैटलिस्ट बाय द नंबर। कोई भी फ्लक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है जिसको मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व करते हैं, जो कि कैटलिक करता है नंबर ऑफ एंजाइम। कैटलाइज बाय नंबर ऑफ एंजाइम होता है, कैटलाइज्ड बाय नंबर ऑफ एंजाइम। ठीक है, नंबर ऑफ एंजाइम में कैटलाइज होता है, उसको बोलते हैं नंबर। एक्टिव कंट्रोल ऑफ हीमोस्टेटिस अचीव, एक्टिव कंट्रोल करते हैं किसको? एक्टिव कंट्रोल ऑफ हीमोस्टेटिस इज अचीव बाय, एक्टिव कंट्रोल ऑफ हीमोस्टेटिस अचीव बाय रेगुलेशन ऑफ ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम। एक्टिव कंट्रोल क्या करता है? एक्टिव कंट्रोल करता है हीमोस्टेटिस को। एक्टिव कंट्रोल ऑफ हीमोस्टेटिस, एक्टिव कंट्रोल करता है किसको? हीमोस्टेटिस अचीव करता है रेगुलेशन ऑफ ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम। एक्टिव कंट्रोल ऑफ हीमोस्टेटिस मतलब कि एक्टिव कंट्रोल करता है किसको? हीमोस्टेटिस, जो कि अचीव करता है रेगुलेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम, जो कि क्या करता है? अचीव करता है। कौन कंट्रोल करता है? हीमोस्टेटिस एक्चुअली कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर बात करेंगे रेगुलेशन। तो रेगुलेशन एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म पाथवे में क्या होता है कि इसको डायग्रामेटिक बेस में समझेंगे कि कैसे हो रहा है। एक सबस्ट्रेट है, वो जाके एंजाइम से कंबाइन हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट से कहा गया इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट ए बना, वो एंजाइम 2 में जाके इन्वॉल्व हो गया। एंजाइम सबस्ट्रेट बी बना, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बी बना, वो जाके एंजाइम 3 में उसी प्रकार से आ गया। फिर उसमें से एंड प्रोडक्ट निकला, एंड प्रोडक्ट जाके आपके एंजाइम में इन्वॉल्व हो गया, इन्वेशन ऑफ पाथवे जाके साइड से उसमें इन्वॉल्व हो गया, और फिर सबस्ट्रेट निकल के बाहर चला गया। इसी बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। यही आपका मेटाबॉलिज्म पाथवे है। इसमें आप ध्यान से डायग्रामेटिक वे में समझिए कि इसमें क्या है कि सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आके एंजाइम में वो फिक्स हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट आपके इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बनाया, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से कन्वर्ट हो गया। इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बी जो होता है वो आपका की एंड सॉकेट की मॉडल होता है, कि मॉडल जाके एंजाइम सबस्ट्रेट में जुड़ गया। एंजाइम सबस्ट्रेट में जुड़ने पर एंड प्रोडक्ट जो निकला वो जाके आपका एंजाइम के पीछे जाके एक प्रोडक्ट बना दिया, और वो प्रोडक्ट जाके बाहर निकल गया। ये इसको बोलते हैं रेगुलेटरी एंजाइम एंड मेटाबॉलिक पाथवे। रेगुलेशन एंजाइम एक्टिविटी की बात करेंगे, रेगुलेशन एंजाइम एक्टिविटी की बात करेंगे, इसमें 2 होता है। पहला होता है कंट्रोल, कोर्स कंट्रोल, दूसरा होता है फाइन कंट्रोल। कोर्स कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एंजाइम और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट। मतलब इसकी किसकी बात किया है? किसकी बात किया है आपका? 2 टाइप ऑफ जनरेशन होता है। पहला कंट्रोल ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एंजाइम,
ठीक, सारे सारे जितनी भी क्वालिटी उसके एंजाइम को कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है, वो कोर्सोल कंट्रोल बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी, अल्टरनेशन करता है कैटालिटिक एफिशिएंसी को अब एंजाइम फाइन कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, देखो पहली बात हम लोग इसके दो होते हैं, कोर्स कंट्रोल, दूसरा था फाइन कंट्रोल। पहला जो कोर्स कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल करता है कि इसके सारे क्वालिटी ऑफ एंजाइम को, इसका कंसंट्रेशन बनाता है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है कंसंट्रेशन बना के। दूसरा फाइन कंट्रोल क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, इसको बोलते हैं फाइन कंट्रोल। फिर उसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम रेगुलेशन के तुम्हारे दो होते हैं, इंडक्शन रिप्रेशन, दूसरा डिग्रेडेशन। ठीक है, एंजाइम के दो होंगे आपका एंजाइम रेगुलेशन में, इंडक्शन रिप्लिकेशन और डिग्रेडेशन। तो 1 2 3 4 कोवलेंट मॉडिफिकेशन, एलोस्टिक मॉडिफिकेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। हाँ, इतनी सारी बात कर ली हम लोग ने। और एक बात मैंने आपको बता दिया, सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है जिसके अंदर आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाते हैं। वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए एक कढ़ाई में आप मैगी बना रहे हैं, उसको जो गैस की साइज़ है उसको बड़ा धीमे किए हैं। एक कढ़ाई में बहुत तेज़ आप गैस क्यों किए हैं, जिस वजह से जल्दी पक रहा है। तो कौन सा रिएक्शन कर रहा है, इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो आपके बॉडी के अंदर वो आपके क्या कर रहा है, वो उसका तेज रिएक्शन हो रहा है, बहुत तेज पक रहा है ना, तो रिएक्शंस हो रहे हैं। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन आपकी पूरी बॉडी के अंदर चलते हैं। आपकी पूरी बॉडी क्या है, आपकी पूरी बॉडी एंजाइम से घिरी हुई है। बिना एंजाइम के आपकी पूरी बॉडी काम नहीं करती है। पूरी बॉडी आपके एंजाइमेटिक वे में है, बिना एंजाइम के और बिना हार्मोन्स के बॉडी में वर्कआउट नहीं हो सकता। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, रेगुलेशन की बात करेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन की। द अमाउंट ऑफ एंजाइम इन अ सेल, कितना सेल के अंदर, द अमाउंट ऑफ, समझिएगा, द अमाउंट ऑफ एन एंजाइम इन अ सेल, सेल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम है। ठीक, सेल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम है। ठीक है, ये सेल है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल है, और इस सेल के अंदर क्या हो, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एंजाइम इन अ सेल कैन बी इंक्रीज। अभी बता रहा हूँ, पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या बात कर रहा है कि कितना आपके सेल के अंदर, पहली बात कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, इसकी एंजाइम प्रेजेंट है, इसकी बात करेगा। जो एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, वो बढ़ रही है, वो एंजाइम बढ़ रही है। किसकी वजह से, जितना सिंथेसाइज हो रहा है, जितना सिंथेसाइज हो रहा है उतना एंजाइम बढ़ रहा है। ठीक, और डिक्रीज हो कर रहा है, डिक्रीज द रेट ऑफ डिग्रेडेशन, और बोथ डिक्रीज हो रहा है क्या, डिग्रेडेशन जो होगा, डिग्रेडेशन मतलब जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वो डिग्रेड कर रहा होगा, वो ख़त्म हो रहा है, और बोथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कितना जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके एंजाइम आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो इंक्रीज हो रहा है। कितना, जितना ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा है उतनी ज़्यादा एनर्जी उसकी बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा एंजाइम बढ़ रही है। ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है, जो बाहर प्रोडक्ट निकलेगा वो उतना कम होता जा रहा है। ठीक है, तो बात बता रहा है, जैसे कि अब देखिए इस डायग्राम देखिए, डीएनए का हुआ, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन मतलब अपनी अनदर एक दो डबल बॉन्डिंग से सिंगल बॉन्डिंग एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन कन्वर्ट होकर उस क्या किया, एक आपका प्रोडक्ट बना के दे दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की वजह से हो गया ऐसा। ठीक है, दूसरा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, इंडक्शन की बात हो रही है। इंडक्शन मतलब क्या, इंक्रीज कॉसेज बाय इफेक्टुलर मालिक्यूल्स, ऐसा इंक्रीज हो जाएगा किसकी वजह से, जो इफेक्टुलर मालिक्यूल्स है उसकी वजह से। द एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर ऑन सेल, जितना एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन्स, कई सारे हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर है, और ऑन सेल लीड टू इंक्रीज द एक्सप्रेशन, उस सेल को इंक्रीज कर द एक्सप्रेशन को, ट्रांसलेशन को, न्यू एंजाइम नॉट प्रेजेंट पेशियर टू द सिंगल। ठीक है, तो बात करता है कि इंडक्शन की बात होगी। ठीक है, इंडक्शन की बात होगी, तो इंडक्शन क्या होगा,
एंड इंक्रीज कॉसेज बाय किस कॉसेज बाय एफेक्टुअर मालिक्यूल्स की वजह से क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, एफेक्टुअर मालिक्यूल्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। हाँ, तो क्या होगा, द एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन्स, जो बहुत सारे हार्मोन्स एक्शन में है, और ग्रोथ फैक्टर ऑन सेल जो लीड कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्सप्रेशन की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से। न्यू एंजाइम नॉट प्रेजेंट पीसीआर टू द सिंगल, तो उसमें बता नया एंजाइम नहीं होगा, पुराने एंजाइम से ही काम हो जाएगा। जैसे कि जीन ऑफ डीएनए, जीन हुआ, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए प्रोसीजर कंट्रोल हुआ, एमआरएनए बना, अब आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल हुआ, न्यूक्लियस, साइटोसोल और प्रोटीन बन गया। ठीक है, रेगुलेशन एंजाइम कंसंट्रेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन की। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन रिप्रेशन की बात होगी। इन द एब्सेंस ऑफ लेक्टोस द लैट रिपेयर बाइंडिंग टू द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक्ड। मतलब बात किया है, तो क्या बात किया, रेगुलेशन एंजाइम कंसंट्रेशन रिप्रेशन की बात की। इन द एब्सेंस ऑफ लेक्टोस, अगर लेक्टोस एब्सेंट होता है, ठीक, लेक्टोस एब्सेंट होता है, ठीक है, अगर लेक्टोस एब्सेंट होता है, द लैक रिप्रेसर बाइंड द, अगर लेक्टोस एब्सेंट होता है तो लैक रिप्रेसर बाइंड द ऑपरेटर को क्या करेगा, बाइंड कर देगा, एंड ट्रांसमिशन इज ब्लॉक, और जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। अब क्या बात कर रहा है, अगर लेक्टोस एब्सेंट रहेगा तो जो लैक रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर से, और जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो नहीं हो पाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। आरएनए पॉलीमरेज रिसेप्टर बना ही नहीं, क्योंकि उसमें लेक्टोस एब्सेंट है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ लेक्टोस द लैक रिप्रेस इज रिलीज फ्रॉम द ऑपरेटर। अगर प्रेजेंस होता है लेक्टोस, तब क्या होता है, अगर लेक्टोस प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंस होगा लेक्टोस, क्या होगा, लेक्टोस रिप्रेस इज रिलीज फ्रॉम द ऑपरेटर से रिलीज होगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एट स्लो रेट, और जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या होगा, स्लो रेट होगा। ठीक है, रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द लैक रिप्रेसर इज रिलीज फ्रॉम द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज एट अ स्लो रेट, और जो अगर लैक्टोज होगा तो क्या होगा, रिसेप्टर जो होगा रिलीज हो जाएगा ऑपरेटर से, और ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसीड होगा वो स्लो रेट से प्रोसीड होगा। ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन लाइसोसोम डिग्रेडेशन की बात होगी। लाइसोसोम डिग्रेडेशन में क्या होगा, डिग्रेडेशन प्रोटीन कंट्रोल ऑकरिंग सेल, जो डिग्रेडेशन होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन डिग्रेडेशन बाय प्रोटेरेस, जो प्रोटेरेस एक एंजाइम होती है, ठीक है, उसके तौर से होता है, प्रोटेरेस की वजह से। इस compartmentalized in a cell in the lysosome which is generally non-specific। ठीक है, तो डिग्रेडेशन प्रोटीन जो होता है वो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। प्रोटीन डिग्रेडेशन बाय प्रोटोस, जो प्रोटीन डिग्रेडेट होता है, प्रोटीन जो टूटता है किसका वजह से, प्रोटीनेस एक एंजाइम होती है उसकी वजह से। इन द कंपार्टमेंटलाइज्ड इन अ सेल, और सेल के अंदर कंप्रोमाइज होता है। इन द लाइसोसोम के अंदर विच इज जनरली नॉन स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, फिर सब बता दें आपको। रेगुलेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन लाइसोसोम डिग्रेडेशन की बात होगी। लाइसोसोम डिग्रेडेशन में क्या होगा, बायोसिंथेसिस होगा, इकोसाइट फाइगोसाइटोसिस और ऑटोमेशन की बात होगी। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करेंगे। जोमोजन एक्टिवेशन क्या होता है, सर्टेन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और सिक्रेट होता है। इनएक्टिव प्रोसीजर से सिक्रेट होता है, उसको बोलते हैं प्रोप्रोटीन। द प्रोप्रोटीन ऑफ एंजाइम ईस्टर्न, जो प्रोप्रोटीन होता है एंजाइम टर्न होता है किसमें, प्रो एंजाइम में और जाइमोजन में, कन्वर्ट होता है।
selective proteinase convert as a protein by one or more sensitive proteolytic chips to that form that inhibit the characteristic activity of the mature protein is enzyme activity. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ जैमोजन एक्टिवेशन क्या होगा? जैमोजन एक्टिवेशन के बारे में बात होगी. ठीक है. जैमोजन एक्टिवेशन द डाइजेस्टिव एंजाइम. तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्पल की. तो एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा? डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या क्या आएगा? डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन आएगा, पेप्सिन. दूसरा आएगा ट्राइफिन. तीसरा आएगा क्रोमोट्राइफिन. प्रो एंजाइम में आता है पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और क्रीमो. देखो डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन. प्रोटीनोज पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन रिस्पेक्टिवली. सर्वर फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड क्लॉट डिसॉल्वेशन इज कैडस. डेवलपमेंट एंड किटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीमेंट और किटिंग सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ जैमोजन एक्टिवेशन. फिर बात करते हैं एलोस्टैटिक्स एंजाइम की. एलोस्टिक एंजाइम की बात करेंगे. तो एलोस्टिक एंजाइम में क्या होता है? एलोस्टिक एंजाइम में क्या होगा? दिस एंजाइम फंक्शन थ्रू रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ अ रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म. दिस एंजाइम फंक्शन थ्रू रिवर्सिबल हो जाएगा. थ्रू रिवर्सिबल में होता है. नॉन कोवलेंट बाइंडिंग होता है अब रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म एट द सीट अदर देन कैटलिट एक्टिव साइट. इसका कैटलिट होता है एक्टिव साइट. जैसे कि इनहिबिटर देखिए ये है, वहाँ पे एंजाइम एक्टिव साइड आया, ऑन कर दिया, एक्टिवेटर ऑन हो गया, एंजाइम मेटाबॉलिज्म हो गया. ठीक है. स्ट्रक्चर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम. ठीक, इसकी बात करेंगे. when bond these metabolites do not participate in catalytic directly. ठीक है. when bond these metabolism do not participate in catalyze directly but lead to conformation change in one part of an enzyme that can affect the overall conformation of active site causing an increase or decrease in activity. Hence these metabolism is termed of allosteric activator or allosteric inhibitor. क्या बात कर रहा है समझिएगा. होलिस्टिक रेगुलेशन और एंजाइम की बात हो रही है ऑफ एंजाइम. when bond these metabolists do not participate in catalyst. ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जो मेटाबॉलिज्म करते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते कैटलाइज डायरेक्टली में बट लीड टू कंफर्मेशनल चेंज. लीड करता है कंफर्मेशन चेंज के इन वन पार्ट ऑफ एंजाइम that then affect the overall conformation of active site. These active site increase or decrease in activation. इंक्रीज करता है और डिक्रीज करेगा एक्टिविटी. hence these metabolisms are turn होलिस्टिक एक्टिवेटर. और ये मेटाबॉलिज्म क्या टर्न करता है? होलिस्टिक एक्टिवेटर और होलिस्टिक इनहिबिटर को टर्न करता है. फिर होलिस्टिक एंजाइम कैटलिस्ट की बात हो रही है. रिस्पेक्टिवली की बात इन रिलेशन टू मल्टीप्लाई सब यूनिट एंजाइम. इन रिलेशन टू मल्टीप्लाई करता सब यूनिट एंजाइम. चेंज इन कंफर्मेशन ऑफ वन सब यूनिट लीड टू कंफर्मेशनल चेंज इन एडजस्टमेंट सब यूनिट. मतलब बात किया है कि ऐसे रिलेशनशिप जो मल्टीपल सब यूनिट में एंजाइम होता है वो चेंज करता है. चेंज इन कंफर्मेशन ऑफ वन सब यूनिट वो चेंज करता है वन सब यूनिट को लीड करता है कंफर्मेशन चेंज इन एडजस्टेंट सब यूनिट. दिस चेंज अकर एट द टर्सरी एंड क्वार्टरी लेवल. यह चेंज अकर होता है टर्सरी और क्वार्टरी लेवल ऑफ प्रोटीन. दिस लेवल चेंज करता है टर्सरी और क्वार्टरी लेवल ऑफ प्रोटीन को ऑर्गेनाइज एंड कैन बी कॉजेज बाय होलिस्टिक रेगुलेशन. और कॉज करता है होलिस्टिक रेगुलेशन को. ठीक. इनएक्टिव एंजाइम. ठीक.
होमोट्रोपिक रेगुलेशन और हेटेरोट्रोपिक रेगुलेशन बात करें, व्हेन बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल्स टू द मल्टी सब यूनिट एंजाइम, मतलब एक मॉलिक्यूल्स कई सारे एंजाइम सब यूनिट बनाता है, एंजाइम को में वो कंफर्मेशन शिफ्ट करेगा और इफेक्ट करेगा बाइंडिंग ऑफ सब मॉलिक्यूल्स इन अदर सब यूनिट ऑफ द एंजाइम। मतलब बात किया व्हेन बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल्स टू मल्टी सब यूनिट, तब एक बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हर जगह मॉलिक्यूल्स में सब बाइंडिंग करेगा, कंफर्मेशन शिफ्ट करेगा, इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, इफेक्ट करेगा सेम मॉलिक्यूल्स को टू अनदर सब यूनिट एंजाइम। ठीक, हेटेरोट्रोपिक रेगुलेशन, व्हेन बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल्स टू अ सब यूनिट मल्टी सब यूनिट एंजाइम इफेक्ट द व्हेन बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल, जब बाइंडिंग करेगा एक मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल्स टू द मल्टी सब यूनिट, क्या करेगा मल्टी सब यूनिट एंजाइम को इफेक्ट करेगा बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इफेक्ट करेगा बाइंडिंग ऑफ इफेक्ट करेगा दूसरे बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को कुछ अब टू दिस एंजाइम, तो उसको बोल देंगे हेटेरोट्रोपिक रेगुलेशन। नोट दीज टर्म आर सिमिलर टू दोज यूज फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग। ठीक है, होमोट्रोपिक रेगुलेशन और हेटेरोट्रोपिक रेगुलेशन की बात होती है। होमोट्रोपिक, व्हेन बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल्स टू अ सब यूनिट मल्टी सब यूनिट एंजाइम causes conformational shift that affect the binding of same molecules to the another सब यूनिट ऑफ एंजाइम। ठीक, अब होलोस्टिक एंजाइम काइनेटिक्स की बात होगी, फिर उसके बाद होलोस्टिक एंजाइम की बात होगी। रेगुलेशन एंजाइम एक्टिव बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन पूरा, फिर सिंगलिंग रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस की बात होगी, फिर रेगुलेशन ऑफ कंपार्टिनेशन की बात होगी, फिर एंजाइम रेगुलेशन ऑफ बाय कंपार्टिनेशन की बात होगी, इसके बाद फीडबैक इन्वेटर, फिर थैंक यू बात हो गया आगे। ठीक है, तो होलिस्टिक एंजाइम काइनेटिक्स की बात हो रही है। होलिस्टिक एंजाइम डू नॉट इनहिबिट सैचुरेशन काइनेटिक एट हाई प्लेस। ठीक है, एट हाई जिसको बोलते हैं एच, काइनेटिक प्लेस एट हाई को बोलेंगे एस, बट दे हैव कैरेक्टरिस्टिक सिंड्रोमिक सैचुरेशन कर्व रेदर देन द हाइपरबोलिक कर्व व्हेन वी नॉट इस प्लॉट। ठीक, वी नॉट प्लॉट होगा, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनर्शियल, ये एस जो है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, वी जो होती है इसको वेलोसिटी बोलते हैं, और वी मैक्स बोलते हैं मैक्सिमम में जो वेलोसिटी जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक, तो प्लॉट बताया है ऑक्सीजन कर्व सरफेस में हीमोग्लोबिन, द सिमेट्रिसिटी इज अ थ्रॉट टू द रिजल्ट फ्रॉम द कंसर्वेटिव स्ट्रक्चर चेंज बिटवीन द सब एंजाइम सब यूनिट एंजाइम अगेन सिमिलर टू द ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के। अनदर कॉमन रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज ए रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम फास्फोराइजेशन। क्या होता है? ठीक, अनदर कॉमन रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसको रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं। और फास्फोराइजेशन क्या होता है? वेयर बाय अ फास्फेट इज ट्रांसफर फ्रॉम एक्टिवेट डोनर। ठीक, when by पासपोर्ट इस ट्रांसफर, जब फास्फेटेज ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? एक्टिवेट डोनर पे, यूजली एटीपी को लेता है टू द अमीनो एसिड में ऑन द रेगुलेटरी एंजाइम, जो रेगुलर एंजाइम होता है। इट इज अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द टाइप ऑफ रेगुलेशन। ये क्या करता है? मोस्ट कॉमन, आपका क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल किसका होता है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ रेगुलेशन की बात होती है इसमें। क्या है? अनदर कॉमन रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एंजाइम फास्फोराइजेशन। क्या होता है? वेयर बाय अ फास्फेटेज इज ट्रांसफर फ्रॉम अ एक्टिवेट डोनर। जो फास्फेटेज होता है ट्रांसफर होता है किसमें? एक्टिवेट डोनर में, यूजली एटीपी, यूजली करता है एटीपी को टू द अमीनो एसिड। और द रेगुलेटरी एंजाइम इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन। ठीक, frequently this phosphorylation occur in response to some stimulation like hormones or growth factor that will be rather activate or inactivate target enzyme। ठीक, फास्फोराइजेशन क्या होता है? वेयर बाय अ फास्फेटेज इज ट्रांसफर फॉर अ एक्टिवेट डोनर। जब फास्फेटेज ट्रांसफर होता है कहाँ? एक्टिवेट डोनर में, यूजली एटीपी की यूज करता है कहाँ से? अमीनो एसिड से। ऑन द रेगुलेटरी एंजाइम, आपके जो रेगुलेटरी एंजाइम होता है उसके
क्या करता है, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है किसका, टाइप ऑफ रेगुलेशन का। टाइप ऑफ रेगुलेशन का सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिवेटेड बाय कोवेलेंट। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन वाला फॉस्फोराइजेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, कैसे होता है फिर मैं आपको बता रहा हूँ। वेयर बाय द फॉस्फेटेज ट्रांसफर, जब फॉस्फेटेज ट्रांसफर होता है कहाँ से, एक्टिवेट डोनर से, जो यूजली लेता है कहाँ, एटीपी, कहाँ से, अमीनो एसिड से, कहाँ पे, एंजाइम, रेगुलेटरी एंजाइम से। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल किसका है, रेगुलेशन का है। फ्रीक्वेंट दिस फॉस्फोराइजेशन अकर, फ्रीक्वेंटली दिस अकर रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलेशन like hormones or growth factor that will be rather activate or inactive target enzyme. Covalent modification. फॉस्फोराइजेशन सिंगल ट्रांसडक्शन। ठीक, फॉस्फोराइजेशन सिंगल ट्रांसडक्शन की बात होगी, फिर फॉस्फोराइजेशन सिंगल ट्रांसडक्शन की बात होगी, फिर ये आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो ये देखिए कोवलेंट मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। तो काइनेज आया, काइनेज एक आपका एंजाइम है जिसमें एटीपी का यूज हुआ, एटीपी निकला, मैग्नीशियम फॉस्फेटेज बना, मैग्नीशियम फॉस्फेटेज बनने के बाद फॉस्फेटेज गया और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से पीआई बाहर निकला। ठीक, फॉस्फोराइजेशन और सिंगल ट्रांसडक्शन की बात हो रही है। फॉस्फोराइजेशन इज अ वन एंजाइम दैट लीड टू फॉस्फोराइजेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम। फॉस्फोरेशन एक एंजाइम है जो लीड करता है फॉस्फोरेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम को, विच इज टर्न एट ऑन अदर एंजाइम, जो कि टर्न होता है अदर एंजाइम में, एंड सो ऑन, और वो लगातार होता ही रहता है। ठीक, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉस्फोराइजेशन कैडस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेल टू साइकिल एएमपी एंड इफेक्ट ऑन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, और इफेक्ट करता है इसको ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, फिर बात करेंगे फॉस्फोराइजेशन सिंगल ट्रांसडक्शन की। फॉस्फोराइजेशन ऑफ वन एंजाइम कैन बी लीड फॉस्फोराइजेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम। फॉस्फोराइजेशन ऑफ वन एंजाइम किस में लीड करता है, डिफरेंट एंजाइम में, विच टर्न ऑन अनदर एंजाइम, जो कि टर्न कर जाता है किसमें, डिफरेंट एंजाइम में, एंड आगे आगे बढ़ता जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉस्फोराइजेशन, एग्जाम्पल किसका, फॉस्फोराइजेशन का रिस्पॉन्स करता है किसमें, सेल में, टू सेल टू साइक्लिक एएमपी एंड इफेक्ट ऑन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, और ये इफेक्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये फॉस्फोराइजेशन है, इसको आप देख लीजिए कैसे, प्रोटीन काइनेज। ठीक, देखो कैसे हुआ, use of phosphorylation allow to response to a single at a cell surface and transmit the effect of single to the intercellular enzyme which within the cytosol and nucleus and modifies cellular process. This process generally referred to the being part of single transition mechanism. ठीक है, तो इसमें क्या बात किया, एटीपी आया, कैम बना, कैम से प्रोटीन काइनेज ए बना, प्रोटीन काइनेज ए से कन्वर्ट हुआ किसमें, फॉस्फोराइजेज काइनेज में, फॉस्फोराइजेज काइनेज आपका जीपीए बना, जीपीपी बना, जीपीए में कहा ग्लाइकोजन N1 हुआ और ग्लाइकोजन N2 हुआ। फिर प्रोटीन काइनेज से CAMP की वजह से कहाँ गया, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हुआ ए में, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हुआ, और दूसरा क्या बन निकला, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज ए से ग्लाइकोजन सिंथेसाइज बी बना। ठीक है, फिर देखते हैं सेल्स में क्या, एएपी फॉर्म में CMP बना, CMP में प्रोटीन काइनेज ए से प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन काइनेज ए से कन्वर्ट हुआ किसमें, फास्फोराइड काइनेज में, और फास्फोराइड काइनेज अपना GPA बनाया और GPB बनाया, GPB से GPA बना, और GPA से ग्लाइकोजन N1 और ग्लाइकोजन N2 बना। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोटीन काइनेज से CMP की मदद से क्या हुआ, ग्लाइकोजन A सिंथेसाइज से ग्लाइकोजन B सिंथेसाइज आपका प्रोड्यूस हुआ, है ना। ठीक, तो ये रेगुलेशन आप ग्लाइकोजन सिंथेसाइज किस में हो रहा है, फॉस्फोराइजेशन में हो रहा है, और रेगुलेशन का अपार्टमेंट के आगे बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे सीलिंग ऑफ रेगुलेशन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और फॉस्फोराइजेशन। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।